पृथ्वी पर एक नया हिमयुग शुरू हो रहा है। तभी पृथ्वी की कक्षा में एक रहस्यमयी पोर्टल दिखाई देता है जो उसे एक दूसरे सौर मंडल से जोड़ता है। वहां रिया नाम का एक रहने योग्य ग्रह है। वैज्ञानिक प्रोब्स भेजकर पता लगाते हैं कि पृथ्वी का एक साल रिया पर 18 साल के बराबर होता है। ठंड और भूख से बचने के लिए हजारों लोग उस पोर्टल से गुजरकर रिया पहुंचने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पृथ्वी पर ही फंसे रहते हैं। जब पृथ्वी के सभी संसाधन खत्म हो जाते हैं, तब लोगों का बहुत बड़ा पलायन शुरू होता है, जिसे रिया पर रह रहे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। ब्रायन मार्शल भी उन्हीं शरणार्थियों में से एक है जो किसी तरह रिया पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मंजिल से थोड़ी दूरी पर उसका जहाज हमले का शिकार हो जाता है और वो अपनी AI एडिसन के साथ एक रेस्क्यू कैप्सूल में बचा रह जाता है। जब ऑक्सीजन सिर्फ कुछ घंटों की रह जाती है, एडिसन उसे पास में मौजूद एक जहाज नायसा का पता बताता है जो कॉल का जवाब नहीं दे रहा। एडिसन सुझाव देता है कि वहां पहुंचा जाए, लेकिन उसके लिए बहुत तेज एक्सेलरेशन चाहिए जो इंसानों के लिए खतरनाक है। शुक्र है कि ब्रायन के पास एक दवा है जो हाई जी फोर्स झेलने में मदद करती है, लेकिन उसे दिल में इंजेक्ट करना पड़ता है। कोई और रास्ता न होने पर ब्रायन काउंटडाउन शुरू करता है। कैप्सूल जहाज से जुड़ जाता है। भारी जी फोर्स के कारण बेहोश ब्रायन को पृथ्वी पर अपने अंतिम दिनों की याद आती है, जब वो और उसकी बेटी राइली उसकी पत्नी यानी राइली की मां को दफनाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद वे दादा के घर वापस जाते हैं। दादा एक पड़ोसन को विदा कर रहे होते हैं जो कहती है कि उनके खेत में अब कुछ नहीं उगता, इसलिए वो भूखी है। दादा उसे खाने के डिब्बों का एक बॉक्स दे देते हैं। उसके जाने के बाद ब्रायन नाराज होकर कहता है कि इन दिनों किसी को अपना राशन दिखाना खतरा है। वो कहता है कि इससे पहले कि पड़ोसन और लोगों को बता दे, उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन बूढ़े दादा मना कर देते हैं। वर्तमान में ब्रायन जहाज के अंदर पहुंचता है और एडिसन को चालू करता है। वे आसपास के हिस्सों की जांच करते हैं और ब्रायन को वहां कई मृत लोगों के शरीर मिलते हैं। उसे समझ नहीं आता कि इतनी दूर अंतरिक्ष में ये लोग आपस में क्यों लड़ पड़े। थोड़ी देर बाद उसे दीवार पर क्रू की तस्वीरें दिखती हैं और वो सोचता है कि रियावासी खुद को इंसानों से ज्यादा उन्नत और बेहतर समझते हैं। थोड़ा आगे ब्रायन को जहाज में खाना और दवाइयां मिलती हैं। तभी एडिसन रेडिएशन बढ़ने का अलार्म देता है और ब्रायन देखता है कि एक महिला उस पर बीम पिस्तौल ताने खड़ी है। वो महिला उस पर क्रू को मारने का आरोप लगाती है, लेकिन ब्रायन समझाता है कि वो अभी अभी डॉक हुआ है। महिला गुस्से में कहती है कि रियावासी अर्थलिंग्स को सामान भेजते हैं और बदले में यही मिलता है। ब्रायन कहता है कि अगर उसे लगता है कि वो ही दोषी है तो गोली मार दे, लेकिन वो मौका देखकर उसे धक्का देता है और भाग जाता है। महिला जहाज अच्छी तरह जानती है। वो दूसरे गलियारे में ब्रायन को गिरा देती है। ब्रायन फिर उसे धक्का देकर भागता है और किसी तरह मेडबे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेता है। वो दवा लेता है और एक पॉड में रखे एक मृत क्रू सदस्य को देखता है। स्क्रीन पर पूरी क्रू की जानकारी होती है। ब्रायन उस महिला का डेटा भी देखता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता कि जहाज में हुआ क्या। उसी समय महिला दरवाजा तोड़ने लगती है। ब्रायन छिप जाता है और जैसे ही वो अंदर आती है, वो उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश करता है और बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर में महिला होश में आती है और फायर सप्रेशन सिस्टम चालू कर देती है, जिससे कंपार्टमेंट से ऑक्सीजन निकलने लगती है। ब्रायन एक ऑक्सीजन पाइप के पास खड़ा होकर सांस ले पाता है। तभी महिला फिर आती है, इस बार मास्क पहनकर। दोनों में लड़ाई होती है। कमजोर होते हुए भी ब्रायन उसे दोबारा रोक देता है। एडिसन हवा बहाल कर देता है। ब्रायन उसे वहीं छोड़कर ब्रिज की ओर जाता है ताकि एडिसन जहाज की प्रणाली से जुड़ सके, लेकिन एडिसन बताता है कि रियावासी AI को पसंद नहीं करते और उन्हें पृथ्वी के विनाश का कारण मानते हैं, इसलिए जहाज पर कोई AI नहीं है। और 600 साल गुजर जाने के बाद भी रियावासी इंसानों से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े। फिर भी एडिसन जहाज के सिस्टम में प्रवेश कर जाता है। उसी समय महिला दरवाजे पर आकर कहती है कि स्क्रीन पर चमक रहे बटन को मत दबाना, लेकिन ब्रायन उसकी बात अनसुनी कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि रियावासी यह कैसे तय कर सकते हैं कि रिया पर कौन रहे कौन नहीं, जबकि वो भी तो पृथ्वी से ही गए थे। वो चिढ़कर बटन दबा देता है। अलार्म बजने लगता है। महिला सदमे में घुटनों पर गिर जाती है। एडिसन चेतावनी देता है कि इसके भयानक नतीजे होंगे। अगले ही पल बढ़ी हुई ग्रेविटी ब्रायन को जमीन पर पटक देती है। फिर अतीत की झलक आती है, जब उसे पता चलता है कि दादा यहां से नहीं जाएंगे। वो खेत में जाकर गड़ा हुआ एक बॉक्स निकालता है जिसमें वो पैसे थे जो उसने राइली को लिया भेजने के लिए बचाए थे। राइली परिवार को छोड़ने से मना करती है, लेकिन ब्रायन और दादा खुद को नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत बूढ़ा मानते हैं। तभी अलार्म बजता है।
ब्रायन राइली को एक कंटेनर में छिपने को कहता है और खुद हथियार उठा लेता है। वर्तमान में ब्रायन होश में आता है। एडिसन बताता है कि जहाज की प्रणाली जानबूझकर खराब की गई थी। किसी ने नेविगेशन नष्ट कर दिया था। इंजन चालू होने के बाद उसे बंद करना असंभव है। जैसे ही वे बीकन के पास पहुंचेंगे, एक प्लैनेटॉइड की खिंचाव शक्ति उन्हें शरणार्थी स्टेशन की ओर धकेल देगी, जिससे सैकड़ों लोगों की मौत होगी। ब्रायन समझता है कि वो अकेले इसे नहीं रोक सकता, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, महिला उस पर हमला करती है। ब्रायन उसे कुर्सी पर बांध देता है और कहता है कि रिया वासियों ने स्टेशन नष्ट करने की साजिश की है। महिला कहती है कि ये तो अर्थलिंग्स ने किया है। वो बताती है कि नायसा अर्थलिंग्स के स्टेशन को सामान देने जा रही थी, लेकिन जांच के दौरान जहाज पर इल्लीगल सामान मिला। वो सो गई थी, गोलियों की आवाज से जागी। मरते हुए कैप्टन ने कहा कि उसने सिस्टम बंद कर दिए हैं। वो ब्रिज की ओर भागी, तभी ब्रायन अंदर आ गया और सब गड़बड़ हो गई। ब्रायन कहता है कि वो तो उसके बाद ही डॉक हुआ था। उसे पॉड में पड़े आदमी की याद आती है। वो डेकर था, शायद उसी ने क्रू को मारकर मेडबे में शरण ली होगी। महिला का नाम ओशा है। ब्रायन उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट देखता है, वैसा जैसा अपराधियों पर होता है। ओशा मानती है कि वो अर्थलिंग्स की मरती है। दोनों में बहस होती है, लेकिन एडिसन कहता है कि अगर जान बचानी है तो मिलकर काम करना होगा। जहाज मलबे के घने क्षेत्र से गुजर रहा है। ब्रायन कहता है कि ये अर्थलिंग्स के उन्हीं जहाजों के अवशेष हैं जिन्हें रियावासियों ने गिराया था, लेकिन एडिसन दोनों को शांत करता है। ओशा को इंजन वाले हिस्से में जाकर इंजन डिस्कनेक्ट करने हैं, जहां एक बड़ा छेद भी है। ब्रायन को अंदर से लीवर खींचना है। ओशा जाते समय उसे तिरस्कार से देखकर इशारा करती है। तभी डेकर पॉड से होश में आकर बाहर निकलता है। ओशा पहला इंजन डिस्कनेक्ट कर रही होती है जब ब्रायन चेतावनी देता है कि आगे बहुत मलबा है और ब्रीच बड़ा है। दूसरा इंजन डिस्कनेक्ट करते समय ओशा का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। ब्रायन उसे बचाता है। बाद में एडिसन बताता है कि दोनों को मिलकर इंजन कंट्रोल करना होगा। वे दोनों जॉयस्टिक पकड़ते हैं, जहाज दिशा बदलता है और वे जोर से इधर उधर फेंके जाते हैं। तीसरे मोड़ पर ब्रायन लगभग बेहोश होता है। ओशा उसका उखड़ा कंधा ठीक करती है और वो बेहोश हो जाता है। अतीत में पड़ोसी दादा के घर सामान लूटने आ जाते हैं। वो पड़ोसन जिसे दादा ने खाना दिया था, उसने सबको बता दिया था। वो परिवार भूखा था, उनके माता पिता मर चुके थे। वे राइली को ढूंढते हैं। एक आदमी उस कंटेनर को खोल देता है जहां राइली छिपी होती है। दादा और ब्रायन गोलीबारी करते हैं और उन्हें मार देते हैं। राइली भागती है, तभी पड़ोसी की वाइफ उसे गोली मार देती है। घायल ब्रायन उस महिला को भी मार देता है। वर्तमान में ओशा को राइली की फोटो मिलती है और ब्रायन मानता है कि उसने अपनी बेटी को खो दिया। ओशा बताती है कि उसने भी अपना परिवार खो दिया। रिया की सरकार अर्थलिंग्स की मदद नहीं चाहती थी। वो राजनीति नहीं समझती, लेकिन कई रियावासी अर्थलिंग्स को गलत नहीं मानते। ब्रायन कहता है कि वो पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो जीवित रहेगा। एडिसन कहता है कि अभी काम बाकी है। अब ब्रायन को नेविगेशन बे में जाकर जली हुई बोर्ड निकालनी है, जहां -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। ब्रायन सूट पहनता है। ओशा मजाक करती है कि रिया पर तो हमेशा गर्मी होती है, जैसे पृथ्वी पर हुआ करती थी। ब्रायन ठंड में जाकर बोर्ड खोजने लगता है। उसी समय डेकर एक स्विच तोड़ देता है। ओशा चौंक जाती है, क्योंकि डेकर भी शरणार्थियों में से एक है। डेकर बताता है कि रियावासियों ने उसके बच्चों को बंधक बनाया है। अगर वो स्टेशन नष्ट नहीं करेगा तो वे उसके बच्चों को मार देंगे। सरकार चाहती है कि अर्थलिंग अपने ही लोगों को मार दे। अब वो ओशा को भी मारना है। इस बीच ब्रायन काम पूरा कर लेता है और ओशा को बुलाता है, पर वो अपनी जान बचा रही होती है। ब्रायन दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करता है, पर बाहर निकलने के लिए उसे सूट उतारना पड़ता है। वो आखिरी ताकत से ग्रिल खोलता है और गलियारे में गिर जाता है। ओशा डेकर को बेहोश करती है और ब्रायन को मेडिकल कैप्सूल में रखती है। एडिसन कहता है कि रीबूट होते ही जहाज का नियंत्रण वापस मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद ब्रायन जागता है। ओशा उसे डेकर के बारे में सब बताती है। ब्रायन कहता है कि यह वीडियो रिया वासियों को दिखाना चाहिए ताकि सरकार जवाब दे, लेकिन उससे पहले काम खत्म करना जरूरी है। तभी डेकर होश में आता है। एडिसन चेतावनी देता है कि जी फोर्स बढ़ने वाली है। ब्रायन दवा लेने कार्गो भेजाता है। ओशा कंट्रोल सिस्टम फिर चालू करने की कोशिश करती है, जिसके लिए उसे एक तार निकालना है, लेकिन एडिसन नहीं जानता कि कौन सा। उसे अंदाजे पर तार खींचनी होगी। ब्रायन को दवा मिलती है, लेकिन उसे एक बड़ा बम भी दिखता है। वो ब्रिज की ओर भागता है, लेकिन डेकर उसे पकड़कर गिरा देता है। ओशा के पास अब 2 तार बचते हैं, जिनमें से एक लाइफ सपोर्ट का है। उसे पता है कि अगर ये गलत हुआ तो उसे 3 मिनट बिना सांस लिए रहना होगा। वो हिम्मत करती है और सही तार खींच लेती है।
इधर डेकर उसे माफी मांगता है, लेकिन कहता है कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। जी फोर्स बढ़ जाती है। ब्रायन को याद आता है जब उसने राइली को मरते हुए पाया था और उसने मरने से पहले उसे उसकी बनाई एआई एडिसन दी थी। उसने उससे वादा कराया था कि वो अर्थ छोड़ देगा। वर्तमान में एडिसन ओशा को आखिरी निर्देश देता है। ब्रायन खुद को इंजेक्शन लगाता है और ओशा की मदद के लिए जाता है। डेकर से लड़ते हुए वो उसे हरा देता है। वो किसी तरह ब्रिज तक पहुंचता है और ओशा को एंटीजी दवा देता है। अतीत में राइली के अंतिम संस्कार के समय दादा उसे याद दिलाते हैं कि उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो जिंदा रहेगा और दुनिया बदलेगा। फिर उसने एडिसन को सक्रिय किया था। वर्तमान में ओशा और ब्रायन होश में आते हैं। एडिसन कहता है कि जहाज पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा। ऐसा करने से एडिसन फैक्ट्री सेटिंग्स पर लौट जाएगा, यानी ब्रायन का साथी हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्रायन टूट जाता है, लेकिन एडिसन कहता है कि कोई और तरीका नहीं है। वो डेकर के कबूलनामे का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका है, जो रीस्टार्ट के बाद सबको दिखाई देगा। शायद इससे हालात बदल जाएं। ब्रेन विदाई लेकर सिस्टम रिबूट कर देता है। जहाज दिशा बदल लेता है और स्टेशन बच जाता है। तभी डेकर आखिरी बार बॉम्ब सक्रिय कर देता है। ब्रिज पर अलार्म बज उठता है। ओशा जहाज को गेट की ओर मोड़ती है और ब्रेन बॉम्ब लेकर एयरलॉक की तरफ दौड़ता है, लेकिन एयरलॉक छोटा है और नहीं खुल पाता। ब्रेन कहता है कि वो सूट पहनकर बॉम्ब समेत बाहर जाएगा। कुछ मिनट बाद एक विस्फोट होता है और ओशा सोचती है कि ब्रेन मर गया। वो रोती है, तभी खिड़की पर ठक ठक होती है। ब्रेन सुरक्षित लौट आता है। दोनों जमी हुई पृथ्वी को देखते हैं और सोचते हैं कि जहाज की मरम्मत कहां से शुरू करें। 9 महीने बाद वे पूरी प्रणाली ठीक कर लेते हैं। रिया पर लगभग 15 साल बीत गए हैं। अब दोनों मिलकर रिया लौट रहे हैं। रिया पहुंचते ही वहां से कॉल आता है। डिस्पैचर नाइसा को सुनकर बहुत खुश होता है कि ये जहाज अब एक दंत कथा बन चुका है, जिसने इंसानों के रिश्ते बदल दिए हैं। फिल्म लो बजट है, विजुअल साधारण है, कहानी सीधी, संवाद बहुत मौलिक नहीं, लेकिन फिर भी एक बंद जगहों में होने वाली एक ठीक ठाक साइंस फिक्शन कहानी है।